नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। 22 जनवरी को होगा निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन। उपकरण की खरीद पर लाभ लेने के लिए ई लॉटरी से होगा किसानों का चयन। संपूर्ण समाधान दिवस पर कई मामलों का हुआ निस्तारण और जिलाधिकारी ने कई विभागों के कार्यों की समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 को लेकर दावे और आपत्तियों की तिथि 12 जनवरी तक निर्धारित है। 12 जनवरी तक इस पर दावा और आपत्तियों को लेकर शिकायत किया जा सकता है। वहीं इसके बाद नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 22 जनवरी को इसका अंतिम प्रकाशन करने की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ 1 जनवरी को डीएम कोर्ट से फैसला आने के बाद आरोपी बौखला गए और उसने एक्स पर यादव प्रेस्टीज आईडी से पोस्ट किया कि अगर प्रेमचंद यादव का घर गिरा तो योगी की हत्या निश्चित होगी, चाहे मेरा पूरा जीवन क्यों न व्यर्थ हो जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर जान से मारने की धमकी देने के बाद पुलिस इस मामले में हरकत में आई और इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने 48 घंटों के भीतर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह मुंबई के कल्याण इलाके में रहता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई पहुंच गई, जहां कल्याण इलाके में छापेमारी की और वहां से इस आरोपी अजीत यादव को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अजीत यादव कल्याणी टेकड़ी टीटवाला ईस्ट सिटी कल्याण जिला थाने मुंबई क्षेत्र में रहता था और वहां की स्थानीय पुलिस के सहयोग से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मूल रूप से यह आरोपी भदोही जिले का निवासी बताया जा रहा है और वर्तमान में यह मुंबई के ठाणे में रहता है। उसके पिता भी वहीं रहते हैं। पुलिस ने मुंबई के ठाणे क्षेत्र में यहाँ छापेमारी कर और स्थानीय पुलिस के सहयोग से इसे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ लाई है ताकि इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 को लेकर दावे और आपत्तियों की तिथि 12 जनवरी तक निर्धारित है। 12 जनवरी तक इस पर दावा और आपत्तियों को लेकर शिकायत किया जा सकता है। वहीं इसके बाद नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 22 जनवरी को इसका अंतिम प्रकाशन करने की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार 10,000 रुपए से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरणों तथा कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग, फ्लोरच, स्मॉल गोदाम इत्यादि के लाभार्थियों का चयन कृषि विभाग की पोर्टल वेबसाइट पर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के द्वारा ई लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। कृषि विभाग में कृषि यंत्रीकरण से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया है उनका ई लॉटरी के माध्यम से 11 और 12 जनवरी को सुबह 11 बजे से चयन किया जाएगा और चयनित किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। आज कई जगहों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सहरांगपुर में किया गया, जहां लेखपाल मोहन सिंह को तहसील दिवस में विलंब से आने पर काफी फटकार लगाई गई और उन्हें निलंबित करने की भी चेतावनी दी गई। भूमि विवाद के एक प्रकरण में बघरा महुआरी के लेखपाल समर यादव तथा क्षेत्रीय कानूनगो भानु प्रताप यादव को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने का भी निर्देश दिया गया। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपाल अपने हलके में नियमित रूप से भ्रमणशील रहें, भूमि विवादों का समाधान कराएं, खलिहान की भूमि, चक्रोड अथवा नाला सहित सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटवाएं तथा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि यदि किसी लेखपाल के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कौशल विकास मिशन के संचालित योजनाओं की समीक्षा की, इसलिए उन्होंने जुड़े सभी योजनाओं और गतिविधियों को प्रभावी तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया और इससे युवाओं को जोड़ने के साथ ही उसमें कौशल को विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने का निर्देश दिया, जिससे कि वे स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस महत्वाकांक्षी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता कदापि न बरतने का जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने गांधी सभागार में कौशल विकास मिशन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और वहां उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में श्रम विभाग के मासिक कार्यों की भी समीक्षा हुई। इस दौरान जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 422 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष पात्रता अनुसार 293 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना के अंतर्गत कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 124 की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों के मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत 58 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 21 की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो पुत्री विकास सहायता योजना में 522 आवेदन आए हैं, जिनमें 305 की स्वीकृति प्रदान की गई है। मोहम्मदपुर हुसैन इंटर कॉलेज के मैदान में आबिद अली अंसारी मेमोरियल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का दूसरा मैच मुंबई और मुबारकपुर के बीच खेला गया। मुबारकपुर की टीम ने मुंबई को 2-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि RL एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलेमपुर के प्रबंधक संदीप कुमार श्रीवास्तव ने की। हाल ही में इनकाउंटर में ढेर किए गए माफिया विनोद उपाध्याय ने देवरिया जिले में भी अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। वह प्रभाव के बल पर अपने लोगों को ठेका और विवादित जमीन दिलाता था। ससुराल होने के चलते विनोद अक्सर देवरिया आता रहता था। पुलिस ने दबाव बनाने को उसके जमानतदारों को भी नोटिस दिया था। सभी जमानतदारों की पिछले साल 9 जून को SP उत्तरी गोरखपुर के यहाँ पेशी भी हुई थी। सुल्तानपुर जिले में STF के साथ मुठभेड़ में माफिया विनोद उपाध्याय के मारे जाने की सूचना मिलते ही उसके ससुराल में मातम छा गया। वहीं जिले में बनाए उसके नेटवर्क के लोग एक दूसरे को फोन कर मुठभेड़ की सत्यता जानने में भी लगे हुए थे। माफिया विनोद उपाध्याय की जिले के बैतालपुर विकास खंड के एक गांव में ससुराल है। शुरुआत में विनोद ने जिले के निवासी गोरखपुर के एक माफिया को टक्कर देने को लेकर देवरिया में कुछ युवाओं की टीम भी बनाई थी और उन्हें ठेका तथा विवादित जमीन दिलाने में मदद करता था। बरहज क्षेत्र के मोहरा बैरिया घाट स्थित राप्ती नदी पर PWD की ओर से पीपा पुल लगाया गया है, जिस पर करीब 1 सप्ताह से आवागमन शुरू कराया गया, लेकिन वहां एक पांटून में सुराग हो गया, जिससे पूरे दिन आवागमन प्रभावित रहा। विभाग की ओर से मरम्मत कराकर देर शाम को आवागमन सुचारू करा दिया गया। JE पंकज शाह ने बताया कि तकनीकी खामियां दुरुस्त कर आवागमन को सुलभ करा दिया गया है। जॉब कार्ड धारकों को नए वर्ष में श्रमांश यानी ABPS के माध्यम से भुगतान होगा। ऐसे में उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है, नहीं तो उनके श्रमांश भुगतान रुक जाएंगे। अब तक जिले में 14,157 जॉब कार्ड धारकों का बैंक अकाउंट से आधार लिंक नहीं है। जिले में मनरेगा के कुल 2,25,189 जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें 2,23,547 जॉब कार्ड धारकों का आधार अकाउंट से जुड़ गया है, जबकि 14,157 जॉब कार्ड धारकों का बैंक अकाउंट से आधार लिंक नहीं है। इन्हें जल्द से जल्द अपना आधार बैंक अकाउंट से लिंक कराने का निर्देश प्रशासन के द्वारा दिया गया है, ताकि इनको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। सलेमपुर में लाडलों को साइकिल देने की उम्र में बाइक या स्कूटी थमा देना बड़ी भूल बताई गई है। यह अभिभावकों ने भी माना है। दरअसल शासन ने मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू करने, नाबालिगों के मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन चलाने पर रोक लगा दी है। अगर नाबालिगों ने वाहन चलाया तो अभिभावकों को जेल भी जाना पड़ सकता है। जुर्माने का भी प्रावधान है। ऐसे में स्कूल अभिभावकों को तालमेल बनाकर जागरूकता अभियान चलाने में जुट गए हैं। वहीं जिले के गन्ना किसानों का पिछले पेराई सत्र यानी 2022-23 का
प्रतापपुर चीनी मिल ने 100% भुगतान कर दिया है, जबकि चालू पेराई सत्र में 5 जनवरी 2024 तक 102 लाख रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर दिया गया है। पेराई के साथ ही गन्ना किसानों को भुगतान करने को लेकर विभाग के अफसरों के द्वारा चीनी मिलों पर दबाव भी बनाया जा रहा है। नाबालिग बच्चों को स्कूल स्कूटी चलाने से रोक लगाने को लेकर अब स्कूल स्तर पर ही जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। कई विद्यालयों में बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने बताया कि अब 18 साल से कम उम्र के किशोर स्कूटी कार नहीं चला सकते हैं। अगर 18 साल से कम उम्र के लोग स्कूटी कार इत्यादि चलाते हुए पकड़े गए तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र के बाद ही बन पाएगा। शहर में आने वाली 7 सड़कों पर बनी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके वजह से शहर में आने वाले राहगीरों को सहूलियत होगी। वहीं शहर के कई मोहल्लों के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। 1 साल से चल रहे प्रयास के बाद रेलवे बोर्ड ने इसको हरी झंडी दे दी है। 3 दिन पूर्व इसका सर्वे भी किया गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। 22 जनवरी को होगा निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन। उपकरण की खरीद पर लाभ लेने के लिए ई लॉटरी से होगा किसानों का चयन। संपूर्ण समाधान दिवस पर कई मामलों का हुआ निस्तारण। और जिलाधिकारी ने कई विभागों के कार्यों की समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।